अस्सलाम वालेकुम। एक डायग्राम हमारे पास पहले से बना के रखी हुई है हमने ऑडिट रिस्क के ऊपर। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है आइज़ा 315 ऑडिट रिस्क। इस स्टैंडर्ड में कुछ 3-4 सवाल हैं जिसका जवाब हमें जानना ज़रूरी है। पहला सवाल, हम सर ऑडिट रिस्क कब आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक सवाल हमें जानना ज़रूरी है। लाइक प्लानिंग फेज में करते हैं, परफॉर्मिंग फेज में करते हैं। सर ऑडिट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तीसरा सबसे अहम सवाल, सर हमारे पास ये ऑडिट रिस्क है क्या सर, ये मतलब हम क्या रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ऑडिट रिस्क होता क्या है सर, इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, और सर रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। सर ये एफएस लेवल क्या होता है, ये एजर्शंस लेवल क्या होती हैं, सर रिस्क की ड्राफ्टिंग क्या होती है, सर रिस्क को हम ऐसे क्यों ड्राफ्ट करते हैं, ये ओवर स्टेटमेंट क्या होता है। सर आए इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। सर देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइज़ा 315 ऑडिट रिस्क। इस स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जी एज एन ऑडिटर आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और ऑडिट रिस्क को आपने असेस भी करना है। सही है सर, अगर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो सर कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। सर इसका मतलब है कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, सर ये वो प्रोसीजर्स हैं दैट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ऑडिट रिस्क ईदर एट द एफएस लेवल और एट द एजर्शन लेवल। सर मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर परफॉर्म करने तो क्यों करने, सर एज एन ऑडिटर मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इसलिए परफॉर्म करने हैं ताकि एज एन ऑडिटर मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकूं। सर किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, सर आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे आप एज एन ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर मैं एक रिफाइनरी का ऑडिट कर रहा हूँ। अगर मैं एक रिफाइनरी का ऑडिट कर रहा हूँ तो सर वो रिफाइनरी करती क्या थी, सर वो रिफाइनरी ऑयल वगैरह को इंपोर्ट करती थी और इंपोर्ट करने के बाद उसको रिफाइन करती थी और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती थी, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह वो मार्केट में सेल करती थी। सर आप सोचें उन रिफाइनरीज का ऑडिट करते हुए मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने उसके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ऑयल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सर एज एन ऑडिटर मुझे देखना पड़ेगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सर रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ऑयल की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली हाई हो चुकी है और मार्केट में ऑयल नहीं है, सप्लाई बंद हो चुकी है बिकॉज रशिया जो कि एक मेजर सप्लायर है ऑयल का वही जंग करके बैठा हुआ है। सही है, तो हमारे पास सप्लाई एक तरीके से रुक चुकी है। यूरोप में जो पूरी जाती थी गैस या ऑयल जो जा रही होती थी वो यूक्रेन के थ्रू जा रही होती थी, वहां पे एक जंग चल रही है। सर पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इससे। सर अगर ये इंडस्ट्री का मैंने जब देखा तो देखिए इससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाना, सप्लाई कम हो जाना, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है जो आपने ऑब्टेन करनी है। इन अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बड़ा हसीन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर, इन अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रिस्क हो सकता है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ। सर रिस्क मेरे पास 3 लेवल पे हो सकता है ना, या तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा या मिस स्टेटमेंट होगी या अंडर स्टेटमेंट होगी। सर देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, सर कहाँ पे है रिस्क। सर स्टैंडर्ड कहता है आपको कि आपने इस अंडरस्टैंडिंग को लिंक करना है या तो एफएस लेवल पे या एजर्शन लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक रिफाइनरी लगाई है 1 अरब रुपए की, मेरा एक प्लांट एंड मशीनरी है 1 अरब रुपए का, और मैं आज से 6-8 महीने पहले बड़ा ज़बरदस्त काम करता था, इंपोर्ट्स वगैरह करता था, इंपोर्ट करने के बाद उसको ऑयल को रीफाइनेंस करता था और फिर उसके बाद रिफाइन करता था और फिर उसके बाद मैं उसको आगे सेल करता था, ज़बरदस्त कमीशन था, खाता था, पैसे कमाता था, सब सेट था। सर ये जो हालात चल रहे हैं इससे हो क्या रहा है, मेरे पास ऑयल आ ही नहीं रहा और ऑयल इतना महंगा आ रहा है कि सारा पैसा तो मेरा ऑयल खरीदने में जा रहा है और मैं जो कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा हूँ वो इतने नहीं कर पा रहा। सर इसका मतलब है मेरे पास ये रिस्क एजर्शन लेवल का, ये रिस्क एजर्शन लेवल का क्यों है, बिकॉज इससे पीपी की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है। रिफाइनरी खड़ी हुई अपनी जगह पे दिखेगी आपको, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, रिफाइनरीज 1 से 2 नहीं हो जाएंगी। सर आपका राइट है इस रिफाइनरी के ऊपर, आपने खरीदा है इस रिफाइनरी को, आपने बनाया इस रिफाइनरी को। सर मसला किस चीज़ के ऊपर आ जाएगा, सर मसला आ जाएगा वैल्यूएशन के ऊपर। सर ये जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन हुई हुई है ठीक नहीं हुई है। सर देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एजर्शंस, बिकॉज जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये एजर्शंस कहलाती है। सर इस इंफॉर्मेशन की वजह से एक एजर्शन लेवल का रिस्क अराइज हो रहा है, कहाँ पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे। इस इंफॉर्मेशन की वजह से कैश एंड बैंक में कोई मसला नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से अकाउंट्स पेबल में कोई मसला नहीं है, इस इंफॉर्मेशन की वजह से रिसीवेबल और इन्वेंट्री में कोई मसला नहीं है। देयरफॉर ये एफएस लेवल का रिस्क नहीं है, ये एक एजर्शन लेवल का रिस्क है। सर अगर ये एजर्शन लेवल का रिस्क है तो पीपी की वैल्यूएशन
किसके हिसाब से होती है? सर ऑडिट रिस्क होता क्या है सर, ये तो बताएं। सर एफएस में नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। सर क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि एफएस में नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस? बिकॉज आइजा ने भी मिस स्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन बताई है। प्लस आप देखें आइजा 200 आपका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनेगी नहीं बने। तो एज एन ऑडिटर मैं ये ओपिनियन देता हूँ कि इन अवर ओपिनियन लेट्स से दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। सर मैं ये ओपिनियन देता हूँ एज एन ऑडिटर, मेरा रिस्क क्या है? मेरा रिस्क ये कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से ना बने हो, और इसके बावजूद मैं शेयर होल्डर्स को और बैंकर्स को और स्टेक होल्डर्स को और एससीसीपी को और स्टॉक एक्सचेंज को और कमिश्नर को ये कह दूं कि जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। तो सर पीपी की वैल्यूएशन में कौन से दो आईएफआरएस अप्लाई हो जाते हैं? सर एक हो जाता है हमारे पास IAS 16, एक हमारे पास हो जाता है IAS 36। सर IAS 16 प्राइमरीली बात करता है कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। सर इस इंफॉर्मेशन की वजह से जो मैंने एसेट 1 करोड़ का या 1 अरब का खरीदा था, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये रिफाइनरी जो मैंने 1 करोड़ की या 1 अरब की खरीदी थी, उसकी कॉस्ट में कोई मसला नहीं है। सर उसके डेप्रिसिएशन मेथड में और डेप्रिसिएशन रेट में भी लेट से कोई मसला नहीं है। सर मसला किस चीज़ का है? सर ये प्लांट एंड मशीनरी शायद क्या हो चुका है, IAS 36 के हिसाब से एक इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है, और ये प्लांट एंड मशीनरी शायद क्या हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है। और रिस्क है कि मैनेजमेंट ने या तो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं की होगी या उस इम्पेयरमेंट को एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं किया होगा। सर थोड़ी सी और अच्छी ड्राफ्टिंग सीखते हैं। सर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ड्यू टू द करंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन the oil prices are extensively high and there is a lack of supply of oil. Therefore, there is a risk of overstatement of PP, assertion level risk. There is a risk of overstatement of PP. Why there is a risk of overstatement of PP? Because PPE may have been impaired. PPE may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 36. ये एक अच्छी ड्राफ्टिंग है, थोड़ी सी और अच्छी इस तरीके से हो जाएगी कि इम्पेयरमेंट के लिए IAS 36 आपसे कहता क्या है कि आपने वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करनी है। वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने के लिए आपको फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, और डिस्काउंट रेट चाहिए आपको। द रिस्क है इसके मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट क्यों सही कैलकुलेट नहीं करी होगी, या तो फ्यूचर कैश फ्लोज की एजम्पशन रीजनेबल नहीं होगी या डिस्काउंट रेट जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया होगा वो रीजनेबल नहीं होगा। देखें अगर मैंने इम्पेयरमेंट के अमाउंट को ऊपर नीचे करना है, ये दो एजम्पशंस को मैं चेंज कर दूं, मेरा इम्पेयरमेंट का नंबर चेंज हो जाएगा। द रिस्क इज के मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस यूज़ करी हैं पीपी की इम्पेयरमेंट के लिए, दोज एजम्पशंस आर नॉट रीजनेबल। ये मेरा एक रिस्क हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों से हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दूँ। जब मैं इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ मुझे पता चलता है मार्केट में एक न्यू कॉम्पेटिटर आ गया। मार्केट में एक चूंकि मार्केट में एक न्यू कॉम्पेटिटर आ चुका है तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं। मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं तो मार्केट में नए कॉम्पेटिटर का आना और रेवेन्यू का डिक्लाइन करना मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है। इसकी वजह से देयरफॉर इसकी वजह से एक रिस्क है, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री एग्जिस्ट करेगी वेयर हाउस में, आपकी इन्वेंट्री 1 से 2 नहीं होगी। इन्वेंट्री आपने खरीदी है, आपने बनाई है, आपका राइट है। मसला किस चीज़ के ऊपर आ जाएगा सर? मसला वैल्यूएशन का आ जाएगा। सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें कौन सा IFRS होता है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मेरे पास जो IFRS यूज हो रहा होता है वो होता है IAS 2, और IAS 2 कहता है इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। या थोड़ा सा और हसीन लिखना है तो आप लिख दें NRV के लिए एक एजम्पशन होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। द रिस्क इज मैनेजमेंट ने वो एजम्पशन सही यूज नहीं की होंगी, वो एजम्पशन रीजनेबल नहीं होंगी। तो इस अंडरस्टैंडिंग से मैं बड़ा आराम से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगेन दिस इज द एजर्शन लेवल रिस्क बिकॉज इस इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है। देखें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कंपनी का बिजनेस ये है कि कंपनी इन्वेंट्री सेल भी करती है और कस्टमर के बिहाफ पे इन्वेंट्री को होल्ड भी करती है। वो जो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट होता है कस्टमर के बिहाफ पे इन्वेंट्री को होल्ड भी करती है।
यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क किस चीज़ का होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री के राइट्स का रिस्क होगा। इन्वेंट्री वेयर हाउस में एग्जिस्ट जरूर करती है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस इन्वेंट्री में आपका राइट नहीं है, बिकॉज IFRS 15 के हिसाब से शायद कंट्रोल ट्रांसफर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिस्क आएगा इन्वेंट्री के राइट का आएगा, अगेन एक एग्जर्शन लेवल का रिस्क है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी रिस्क नहीं है। FS लेवल का रिस्क क्या होता है, आगे एग्जाम्पल लेते हैं समझते हैं। सेकंड चीज रेगुलेशन। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ रेगुलेशन, अब हम सबको पता है यार, हम कोविड के दौर में रहते हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है। चूंकि हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है प्यारे बच्चों, तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, दो चीज़ हो सकती है। जब तक आपको उस कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होगी, आप कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैनेजमेंट उन लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर भी रही है, नहीं कर रही। और अगर लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड है जी, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अगर मैनेजमेंट इन लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करती, इससे रिस्क कहाँ अराइज हो सकते हैं। देखिए, इससे एक रिस्क तो अराइज हो जाएगा मेरा कि मेरे पास मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई प्रोविजन या कोई ना कोई पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी। एक एग्जर्शन लेवल का रिस्क है कि मैनेजमेंट ने IAS 37 के हिसाब से पेनल्टी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा, एग्जर्शन लेवल रिस्क। बट आप सोचें, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन से कंप्लाई ना करें तो गवर्नमेंट आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर दे। गवर्नमेंट आपका अगर लाइसेंस ही टर्मिनेट कर देगी तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शायद ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगे, ये FS अब ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनेंगे, अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस बनेंगे। प्यारे बच्चों, अब जो रिस्क है मेरा ये एजर्शन लेवल का नहीं है, अब तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस ही गलत है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एक रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ FS लेवल रिस्क। क्या डिफरेंस है दोनों में? FS लेवल रिस्क रिलेट्स टू मोर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मोर परवेसिव टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ, एक ऐसा रिस्क जो पूरे FS में होता है। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न का रिस्क, अगर गोइंग कंसर्न की बेसिस ही अप्रोप्रिएट नहीं है। बट अगर एजर्शन लेवल का रिस्क क्या होता है? एजर्शन लेवल का रिस्क स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी स्पेसिफिक एजर्शन से लिंक करता है। PPE की वैल्यूएशन में मसला है, इन्वेंट्री के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में मसला है, प्रोविजन फॉर वारंटी की अकरेंस का मसला है। ये रिस्क हमारे एजर्शन लेवल पे होता है। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, लेट से एंटिटी। अगर सर कहता है आपने अब जब एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, द नेक्स्ट स्टेप आपने अब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में आपने देखना है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जिसका बिजनेस ये है कि वो गाड़ियां भी बेचती है एंड वारंटी भी देती है, चूंकि ये गाड़ियां भी बेच रही है और वारंटी भी दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऑपरेशंस में उसका काम है वारंटी देना। प्यारे बच्चों, एक रिस्क अराइज हो जाएगा एजर्शन लेवल पर, और वो रिस्क क्या होगा? वो रिस्क होगा प्रोविजन फॉर वारंटी का। एंड द रिस्क इज, लेट्स से मैनेजमेंट ने IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन फॉर वारंटी को सही कैलकुलेट नहीं किया होगा। थोड़ा सा अगर और हसीन हमने रिस्क पढ़ना हो तो हम ये कर सकते हैं कि प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए मैनेजमेंट क्या एजम्पशंस यूज करती है। सबसे पहली एजम्पशन होती है नंबर ऑफ क्लेम्स, कि भाई हमारे पास कितने क्लेम्स आएंगे, उसकी नेचर क्या होगी, दूसरी चीज़ उसकी नेचर क्या होगी, और तीसरी चीज़ उसका कॉस्ट क्या होगा, उस चीज़ को ठीक करने की कॉस्ट क्या होगी। द रिस्क इज, मैनेजमेंट ने ये जो एजम्पशंस ली हैं, दोज एजम्पशंस मे नॉट बी रीजनेबल। ये मेरे पास एक रिस्क हो सकता है। बट अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, अगर अच्छा ये प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज बैंक का ये बिजनेस नहीं है, तो बैंक में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी और चीज़ देखूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी भी बेच रहा हूँ और वारंटी भी दे रहा हूँ, और ये दोनों चीज़ें मैं 50 लाख रुपए की दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है जी अगर आपने गाड़ी भी बेच रहे हैं और आप वारंटी भी दे रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इसमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, गाड़ी का बेचना भी और वारंटी देना भी। चूंकि एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि अब एक और रिस्क अराइज हो गया, और वो रिस्क अराइज हो गया रेवेन्यू के ऊपर, और रेवेन्यू के ऊपर हमारे पास IFRS 15 है। एंड द रिस्क क्या है? देखिए रिस्क क्या है इसके ऊपर, मेरा रिस्क ये है कि जी मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट सही नहीं किया होगा।
ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट एज पर IFRS 15 नहीं किया होगा, दैट कुड बी माई ऑडिट रिस्क, बिकॉज व्हाट कुड गो रॉन्ग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बड़ी हसीन एग्जांपल है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जब तक आपको कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में नहीं पता होगा, ओनरशिप मींस जो कंपनी को ओन करते हैं, जो कि शेयर होल्डर होते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब जब तक आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, CFO, सीनियर मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको इन लोगों के बारे में नहीं पता होगा प्यारे बच्चों, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज। इसका जानना जरूरी है, कंपनी बनाई किसने है, कंपनी के लोग कौन है, जब तक वही नहीं पता होंगे उनके रिलेटेड पार्टी पे ऑडिट रिस्क आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट यहाँ से मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ओनरशिप की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ तो जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर है, उनके खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, उनके खिलाफ तो करप्शन के केसेस चल रहे हैं और उनकी तो इंटेग्रिटी पे डाउट है। प्यारे बच्चों, अगर आप जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट है, अब ये जो रिस्क है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, अब ये किसी एजर्शन लेवल का नहीं है। इसको इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पीपी के एग्जिस्टेंस में मसला होगा, नहीं, पीपी की वैल्यूएशन में मसला हो सकता है, मसला तो इन्वेंट्री में भी हो सकता है, मसला तो अकाउंट रिसीवेबल में भी हो सकता है, मसला तो अकाउंट पेबल में हो सकता है। जो बंदे एफएस बना रहे हैं और जो बंदे इस कंपनी को ओन करते हैं, अगर उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट है, इट मींस ये मोर परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इसको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से आप लिंक नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द एफएस लेवल रिस्क। तभी हमारे पास जो भी एमओसी का रिस्क होता है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाकर एज अ 240 में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल का रिस्क, तभी एफएस लेवल का रिस्क तस्वुर किया जाता है। इसलिए बिकॉज मैनेजमेंट यहाँ पे भी कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, मैनेजमेंट यहाँ भी कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है, मैनेजमेंट यहाँ भी कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। द नेक्स्ट स्टेप इज हमारे, अब एक ऐसे एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे मेरे पास देख समझिएगा, एफएस लेवल का भी रिस्क राइज हो सकता है, एजर्शन लेवल का भी रिस्क राइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीसरी एग्जांपल है फाइनेंसिंग। पैसा कहाँ से आया भाई पैसा तो बैंक से लिया, बैंक से लोन लिया। अच्छा, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाला क्या करता है, एग्रीमेंट में एक चीज लिखता है, कोवेनेंट्स, कि जी आपके करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी से एक्सीड होने चाहिए, आपके कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी इक्विटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, आपके लॉसेस नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जी इसका मतलब है आपके हालात खराब हो रहे हैं और मैं मजीद हालात खराब होते हुए आपको नहीं देखूंगा, मैं सारा का सारा पैसा इमीडिएटली आपसे मांग लूंगा। अगर कोई ऐसी बात करता है बैंक आपके साथ और ऐसे कोवेनेंट्स मेंशन होते हैं हमारे पास, या बैंक कहता है कि जी अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उसका मतलब है आपका दिवालिया होने जा रहा है आगे जाके, मैं मजीद आपका साथ नहीं दूंगा, मैं सारा का सारा पैसा इमीडिएटली आपसे वापस मांग लूंगा। प्यारे बच्चों, दो रिस्क होंगे। पहला रिस्क, अगर बैंक ही आपसे सारा पैसे मांग ले और बैंक ही आपका साथ ना दे, एक कंपनी कैश के बगैर कैसे चलेगी। एक रिस्क आ सकता है मेरा क्या, कि जी गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है। एफएस जो बने हैं वो गोइंग कंसर्न, सुनिएगा, एफएस बने हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे और वो बेसिस ही गलत है, एक एफएस लेवल का रिस्क है। लेकिन अगर बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेता है तो हमारे पास IS1 ट्रिगर कर जाता है और IS1 कहते हैं जो बैंक लोन आप अब तक नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में दिखाते थे और नॉन करंट लायबिलिटी में 100 रुपए दिखाते थे और करंट लायबिलिटी में अगले एक साल के 20 रुपए दिखाते थे। चूंकि बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग सकता है, इसका मतलब ये है कि अब ये 100 के 100 रुपए आपकी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ये 100 रुपए आपकी अब करंट लायबिलिटी बन चुकी है। आपके सारे के सारे पैसे को आपने एज अ करंट लायबिलिटी 120 रुपए दिखाना पड़ेगा। IS1 की रिक्वायरमेंट है ये। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मैं एफएस लेवल का भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और एजर्शन लेवल का भी रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हमारे पास पेपर में रिस्क का सवाल आता है, दो चीज़ें मेरी सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने उसको हाईलाइट करना है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दी होगी वो बेसिकली एनवायरनमेंट और एंटिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है। इस अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा क्या होता है, इस अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप ये अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली योर रिस्क फैक्टर्स। मैं क्यों इनको रिस्क फैक्टर्स कह रहा हूँ, मैं इसलिए इनको रिस्क फैक्टर्स कह रहा हूँ बिकॉज इनकी वजह से कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। तभी मेरे आंसर में एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड आ रहा है, देयरफॉर। मैं कहता हूँ मार्केट में नए कॉम्पिटिटर के आने से मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है, मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आना मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है, इसकी वजह से एक रिस्क हो सकता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू हाईलाइट द रिस्क फैक्टर इन द क्वेश्चन। द सेकंड स्टेप इज टू लिंक दैट रिस्क फैक्टर ईदर एट द एफएस लेवल और एट द एजर्शंस लेवल और जहां आपने किसी एजर्शन पर लिंक कर दिया, देखिए ये एफएस में जितनी भी चीजें आ रही है ये हवा में नहीं आ रही प्यारे बच्चों, इसके पीछे कोई ना कोई
कोई ना कोई IFRS मौजूद होगा, इनके पीछे कोई ना कोई IFRS मौजूद होगा। आपने ये देखना है कि उसके ऊपर IFRS क्या कहता है, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने शायद वैसा नहीं किया होगा। जो रेलिवेंट IFRS कहता है आपने वो पिक करना होगा। मार्केट में नए कॉम्पिटिटर के आने की वजह से आपके फीफो मेथड और लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड का मसला नहीं है, आपकी कॉस्ट का मसला नहीं है, आपका मसला है कि मैनेजमेंट ने उसको NRV पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अगर एक फॉर एग्जांपल हमने रिफाइनरी वाली एग्जांपल ली, तो रिफाइनरी वाली एग्जांपल से जो मैंने 1 अरब रुपए का मशीन ने आज से 10 साल पहले खरीदा था और उसको मैं 10 साल या 15 साल या 20 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा था लेट से, मेरी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मसला नहीं है, मेरी IAS 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट का मसला है। हम क्यों रिस्क एजर्शन लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं? इसलिए बिकॉज आपको पता है एग्जाम में एक और चीज़ आती है कि इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ। तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर इन्वेंट्री का रिस्क है तो वो एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर नहीं लिखने, कंप्लीटनेस के नहीं लिखने, राइट्स के नहीं लिखने, वैल्यूएशन के लिखने। सैमल्टेनियसली प्यारे बच्चों, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो इसके लिए हाथ पांव चलाने पड़ेंगे और वो हमारा कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। These procedures assist the auditor to identify and assess the audit risk either at the FS level or at the assertion level। और ये क्या प्रोसीजर्स मेरे पास होते हैं? ये प्रोसीजर मेरे पास होती है इंक्वायरी, ये प्रोसीजर्स मेरे पास होते हैं ऑब्जर्वेशन, ये प्रोसीजर मेरे पास होता है इंस्पेक्शन, और ये प्रोसीजर मेरे पास होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। किस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने अगर मार्केटिंग के बंदे से पूछ लिया कि क्या कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है, मैंने इंक्वायरी करी है, मैंने अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दोस्त विद गवर्नेंस या शेयर होल्डर रजिस्टर देख लिया तो मुझे ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अगर मैंने बैंक लोन को इंस्पेक्ट कर लिया ये देखने के लिए कोवेनेंट्स है कि नहीं है, तो टेक्निकली मैंने इंस्पेक्शन करी सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकूं। आई होप आपको एक प्रिसाइज वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ड्राफ्टिंग के स्टेप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, इससे एज एन ऑडिटर में कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सेकंड चीज, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में क्या फर्क है, दोनों को सामने रखते हुए मैं कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और तीसरी चीज, जो हमारे पास कुछ डेटा एनालिटिक्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, उससे कैसे ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।